तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये क्या कहता है? बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, नई बातें पता चलेंगी। AS4 है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आप सबको पता ही होगा कि जो बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च है। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च को बन गई है। अगर ये 31 मार्च 2025 को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो ये 31 मार्च 2025 को नहीं बन रही। इसे बनने में 3, 4, 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो सपोज मैं अगस्त में हूं और बैलेंस शीट में बना रहा हूं 31 मार्च की, तो मुझे अब बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी जो 31 मार्च से रिलेटेड होंगी या 31 मार्च से पहले टाइम से रिलेटेड होंगी। इट मींस 2024-25 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होंगी, और ये बातें मुझे अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में पता चलेंगी। तो मैं उसका क्या करूं? क्या मैं उससे अकाउंटिंग कर लूं? बैकडेट में होती है 31 मार्च की डेट डाल करके 3, 4, 5 महीने तक हजारों एंट्री होती है। तो वो क्या होगी? क्या आप 31 मार्च को एंट्री बनाओगे? 31 मार्च की डेट डाल के एंट्री बाद में बनाओगे या नहीं बनाओगे? किसको आप अकाउंटिंग में पिछले साल में इंकॉर्पोरेट करोगे, किसको नहीं करोगे? ये सारी चीजें हमें AS4 बताने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है। The objective of the standard is to prescribe the accounting of contingencies and the event which take place after the balance sheet date but before approval of balance sheet by board of directors. BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले ही हमें पता चल गई हैं कुछ बातें, तो उनका हम क्या करें? तो ये दो बातों के बारे में ये AS बता रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। कंटिजेंसीज एक तो, और एक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो all paragraphs of AS4 that deal with contingency are applicable only to the extent not covered by other AS. तो अगर कोई भी और AS किसी बारे में बात कर रहा है तो वहां पर ये बात नहीं आएगी। अगर कहीं और बात नहीं हुई है तो ये वाली बात आपको माननी है। For example, the impairment of financial assets such as impairment of receivable, commonly known as provision for doubtful debts, is governed by this standard. Thus, the present standard AS4 deal with the treatment and disclosure requirement in the financial statements of event occurring after the balance sheet date. एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किन के ऊपर अप्लाई होगा? तो सब पर होगा, लेकिन कुछ लोगों पर, कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होगा, जैसे लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। भैया बहुत ही खतरनाक काम है उनका। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस तो फिर भी 1 साल के लिए है, लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत साल के लिए चलता है। तो इनमें एक अलग ही तरीके से अकाउंटिंग होती है। इनमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है जो एक्चुअल वैल्यूअर कराते हैं। कुछ सर्टिफाइड एक्चुअल वैल्यूअर होते हैं। एक अलग से कोर्स होता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे हम फ्यूचर का अंदाजा लगाएं। तो ये सब कुछ चलता है। बहुत अलग से कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड वैल्यूअर होते हैं, वो अलग तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। बहुत पहले इंश्योरेंस कंपनी का भी कोर्स में था अकाउंटिंग, वो बहुत मेरे ख्याल से 7, 8, 10 साल पहले ही हट गया था। ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि रिटायरमेंट होगा, उसके लिए कैलकुलेशन होंगी, उन पर ये AS अप्लाई नहीं होगा। कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, इन पर भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, बाकी चीजों पर हो जाएगा। कुछ डेफिनेशंस बता रखी है यहाँ पर, जैसे कंटिजेंसी, बार बार बोला कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो व्हाट इज कंटिजेंसी? तो ये एक ऐसी कंडीशन है या सिचुएशन है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ विच gain or loss will be known only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. कितना बढ़िया बता रखा है।
प्रॉफिट या लॉस हमें पता नहीं, वो किसी चीज के होने या ना होने से पता चलेगा, और वो भी एक या उससे ज्यादा फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी. इट रिफर्स टू सिचुएशन at the balance sheet date that the financial effect of which is to be determined by future event which may or may not occur. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये यहां पर, इट रिफर्स टू सिचुएशन एट द बैलेंस शीट डेट. इसका मतलब 31 मार्च को आपको मालूम होना चाहिए कंटिंजेंसी है. अगर कोई कंटिंजेंसी 31 मार्च के बाद में न्यू आई है तो उस पर ये एएस अप्लाई नहीं होगा. इस एएस के हिसाब से कंटिंजेंसी का मतलब है उस बैलेंस शीट डेट पर कंटिंजेंसी होनी चाहिए. इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट and the date on which financial statements are approved by the board of directors, the owners corresponding approving authority. तो कौन सी बैलेंस शीट डेट से लेके बैलेंस शीट डेट को ये भी इवेंट ऐसी होनी चाहिए जो इवेंट बाद में हो रही है लेकिन रिलेटेड है उन चीजों से जो बैलेंस शीट डेट पर सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी. अगर कोई चीज बाद में हुई है उससे कोई लेना देना नहीं. मतलब बाद में बैलेंस शीट डेट की चीजों को ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है वो चीजें. तो कंटिजेंसी को अगर हम देखें तो क्या है? एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन होनी चाहिए जिसका रिजल्ट हमें बैलेंस शीट वाले दिन नहीं पता है और फ्यूचर में पता चलेगा, और गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है. तो क्या करें, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें? द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए कंटीजेंट लॉस is determined by the expected outcome of the contingency. If it is likely that contingency will result in a loss to the enterprise, then it is prudent to provide for the loss in the financial statements. अब यहां पर क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा उसका है अंदाजा. एग्जाम्पल के तौर पर ABC has filed case against a debtor for a recovery of 25 lakhs. According to the legal team, the chances of recovery is nil. Therefore, ABC should make provision. कंटिजेंसी है, केस करा है, केस का रिजल्ट जो होगा उससे पता चलेगा, लेकिन आपको आज लग रहा है पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? लॉस का प्रोविजन बना लेना चाहिए. केवल ये कि अभी तो हमें कंटिजेंसी है पता ही नहीं, ये गलत है. लेकिन गेन होगा तो हमें रुकना पड़ेगा जब तक कि हम सर्टेन ना हो. प्रोविजन फॉर लॉस. Provision for loss is estimate on the basis of information available up to the date of the approval of account by competent authority, but the contingency must exist on the date of balance sheet. ये तो most important बात. हमें बाद में जो बैलेंस शीट डेट के बाद में जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन्हीं चीजों की होनी चाहिए जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती थी. If the contingency does not exist on balance sheet date, no provision or notes to account is required. तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उस दिन होना चाहिए. ठीक है. Accounting treatment of contingent gains. Contingent gains are not recognized in financial statements since their recognition may result in the recognition of revenue which may never be realized. However, when the realization of gain is virtually certain, then such gain is not a contingency और हम उसे ले सकते. तो जब कंफर्म हो गया कि पैसा आएगा ही आएगा, प्रॉफिट होगा ही होगा, गेन होगा ही होगा, फिर वो कंटिजेंसी कहाँ रहे? तो कंटिजेंसी गेन का मतलब है जिसका पता नहीं है हो या ना हो, और अगर हमें लग रहा है होगा तो भी नहीं लिखेंगे जब तक सर्टेन ना हो जाए या
80-90 मतलब बहुत ज्यादा श्योर ना हो, ठीक है। द अमाउंट एट विच ए कंटीजेंसी इज stated in the financial statements is based on the information which is available at the date on which the financial statements are approved, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो, अब मान लिया अप्रूवल हो रहा है हमारे अकाउंट का अगस्त में जब अप्रूवल हो रहा है उस समय की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको हम बैलेंस शीट में लिखें, ठीक है। नाउ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, इवेंट which अगर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में इंडिकेट द नीड फॉर एडजस्टमेंट टू असेट्स एंड लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट और मे रिक्वायर डिस्क्लोजर, हो सकता है बाद में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे केवल डिस्क्लोज करना हो सकता है कि हमें उसकी वैल्यू को, असेट और लायबिलिटी वैल्यू को चेंज करना हो सकता है उसे इग्नोर करना हो। क्या हो सकता है? दोज विच में प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। मान लिया बैलेंस शीट डेट पर आपका एक डेटर है और आपको उसकी स्थिति डावाडोल लग, पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा। 31 मार्च को आपको लग रहा है, हो सकता है 10,000 रुपए लेने या 1 लाख लेने, हो सकता है थोड़ा बहुत मिले ना मिले, लेकिन आपको 1-2 महीने बाद पता चल गया वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे केवल 10% मिला है, तो अब पता चल गया ना भैया, तो 90% तो लॉस लिखना पड़ेगा ना, चाहे वो अप्रैल में जून में हुआ है, लेकिन आपको 31 मार्च की डेट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 90% अमाउंट का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को आपको पता था कि मामला गड़बड़ है, हो सकता है पैसा मिले या ना मिले, तो वो फर्दर एविडेंस हमें बाद में पता चल रहा है। एंड दोज विच अरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें बैलेंस शीट डेट की कंडीशन का फर्दर एविडेंस दे रही है, या तो वो है या वो है जो नई चीजें आई है। जो नई चीजें हैं उसको तो हमें इग्नोर ही मानना है। Assets and liabilities should be adjusted for event occurring after the balance sheet date related to the condition existed on the balance sheet date. बैलेंस शीट डेट को कोई सिचुएशन थी, उसकी फर्दर एविडेंस आ रहा है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। However, if the event do not relate to the condition existed on the balance sheet date, तो एडजस्टमेंट फिर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को फाइनल अकाउंट अप्रूव हो रहे थे, मीटिंग हुई सितंबर में, है ना, तो जो 1 अप्रैल से सितंबर के बीच की इवेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब उसको देखना पड़ेगा कि वो 31 मार्च वाली सिचुएशन से फर्दर एविडेंस दे रही है या नई चीज आई। तो जिन्हें एडजस्ट हम कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट, जिन्हें एडजस्ट नहीं करना है उन्हें बोलना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो हमारी एडजस्टिंग इवेंट कौन सी है? दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड रिसीवेबल इंसॉल्वेंट हो गया है और पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो बाद में आई है, जैसे प्लांट गोट डैमेज ड्यू टू अकरेंस ऑफ द फायर, आग लग गई, मई में आग लग गई, तो 31 मार्च को थोड़ी ना थी भैया आग लगी हुई, तो उसका कुछ नहीं करना है आपको। एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट एप्रोप्रिएट, है ना, for the event occurring after balance sheet date if such event do not related to the condition existing on the balance sheet date. An example is the decline in market value of investment between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved. Ordinary fluctuation in the market value do not normally relate to the condition of the investment at the balance sheet date but reflect circumstances which have occurred in the following period. तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उसकी फ्यूचर में जाके वैल्यू कम हो गई, तो आप 31 मार्च को थोड़ी ना कुछ कर दोगे उसको, वो तो फ्यूचर की इवेंट है। Events occurring after the balance sheet date which do not affect the figure stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statement, although they may be
such significant that may require disclosure in the report of approving authority to enable user of financial statement to make proper evaluation and decision. जनरली बाद में जो इवेंट हुई हैं, जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उनका कोई डिस्क्लोजर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का या जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है उसका कोई डिसीजन चेंज हो सकता है इवैल्यूएशन के लिए, तो हो सकता है बहुत बड़ी बात हुई हो कुछ, तो उसका डिस्क्लोजर डाल दे, एडजस्टमेंट तो कर ही नहीं सकते। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो एडजस्टिंग इवेंट होगी, उनकी एडजस्टमेंट कर दीजिए और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो डाल दीजिए। नो एविडेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग है, एडजस्टमेंट नहीं करनी है, डिस्क्लोजर रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, हो सकता है डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ जाए उसमें। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देखिए मैं बताता हूँ डिविडेंड के बारे में क्या काम है। आपको पता पहले क्या होती थी अकाउंटिंग डिविडेंड की? पहले ये होता था, जैसे ईयर है 31 मार्च 25, इसके अकाउंटिंग तैयार हुए अगस्त में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया डिविडेंड, सितंबर में डिविडेंड दिया गया 24-25 ईयर के लिए। तो इस डिविडेंड को 31 मार्च 25 में लिखा जाता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जिस ईयर से रिलेटेड चीजें हैं उसको लिखो, तो ये उस ईयर का डिविडेंड था तो उस ईयर में लिखा जाता था। बाद में ये बोला गया क्या ये बैलेंस शीट डेट में पता था डिविडेंड आपने कितना देना, आपने पहले बोल दिया था इतना डिविडेंड देना, बाद में अप्रूव हुआ, या बात ही नहीं हुई थी? तो उस दिन तो कोई बात ही नहीं हुई थी, उस दिन तो हमें पता नहीं था आप डिविडेंड देंगे या नहीं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था प्रॉफिट है या नहीं। तो ये सारी चीजें उस दिन से तो रिलेटेड ही नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। तो बाद में आया भैया आप इसे नहीं लिख सकते आप। हाँ, डिस्क्लोजर में लिखिए, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करिए कि इस साल का इतना है प्रपोज्ड डिविडेंड, लेकिन उसे आप अंदर अकाउंटिंग में लायबिलिटी नहीं दिखाओगे। पहले हम दिखाते थे लायबिलिटी, तो कुछ सालों से वो बंद हो गया। डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट है आर समटाइम रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नेचर। For example, dividend declared after the balance sheet date but before the financial statement are approved, the dividend are not recognized as a liability at the balance sheet date because no obligation exists at the time unless a state required otherwise. Such dividend are disclosed in the notes. वरना तो डिस्क्लोजर भी नहीं करते आप चाहे, लेकिन डिस्क्लोजर किया जाता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सब बताते हैं कि अभी ये इस साल का इतना डिविडेंड दे रहे हैं। Thus, no liability for proposed dividend need to be recognized, है ना? फाइनेंशियल ईयर मान लिया 31 मार्च 17 है और बाद में हमने यहां पर लिखा है, ये चेंजेस कब आए? ये चेंजेस आए 2017 से। एंड सब्सिक्वेंट ईयर सच प्रपोज्ड डिविडेंड आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट नोट्स, तो ये अमेंडमेंट रूल आए थे 2016 के। पहले 2016 से पहले हम इसको P&L में प्रपोज्ड डिविडेंड की लायबिलिटी लिखते थे। अभी भी कभी कभी कोई पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि पुराना मेथड है, उसे हटा करके चेंज करना पड़ता है। तो 2016 से चेंजेस आया कि आप इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाइए, केवल नोट्स में बताइए। इवेंट्स इंडिकेटिंग गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन इनएप्रोप्रिएट, मान लिया 31 मार्च के बाद अप्रूव होने से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहां लग रहा हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो हमारी अकाउंटिंग कैसे होती है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करके होती है कि हमारा बिजनेस तो बहुत लंबा समय चलेगा, हमारा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, ना कोई उम्मीद है उसे बंद करने की। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में इंडिकेट दैट द एंटरप्राइज सीजेस टू बी गोइंग कंसर्न, हो सकता है लगे कि भैया बिजनेस बंद हो जाएगा। A deterioration in operating result and financial position or unusual changes affecting the existing
of the enterprise after the balance sheet date, that is destruction of major production plant by fire. आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कुछ ऐसा हुआ, ओनर मर गया, आग लग गई कि हमें लग रहा है बिजनेस बंद हो जाएगा, may indicate a need to consider whether it is proper to use the fundamental accounting exemption of going concern in the preparation of the financial statements. In case the going concern assumption is not valid based on the condition, तो हमें फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करके लिक्विडेशन टाइप से बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, अभी हम बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट, नॉन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या दिखाते हैं, या तो रिवैल्यूएशन AS 10 में लिखा है, या तो उसे रिवैल्यू करिए हर साल या डेप्रिसिएशन लगाइए, है ना। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होता उसका, तो हम अपनी बुक्स में दिखा रहे होते हैं। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में अलग बात है, मार्केट वैल्यू अलग बात है। लेकिन जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होने वाली है, तो सारी एसेट बेची जाएंगी, तो उन्हें मार्केट वैल्यू पे लिखा जाता है, ना कि बुक वैल्यू पर। तो वो सब चेंजेस करा जाएगा, तो नई अकाउंटिंग करी जाएगी, उस साल के अकाउंटिंग को चेंज किया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इन वन ऑफ द प्लांट ऑफ ए लिमिटेड आग लग गई 10 मई को, जहां पर पूरा का पूरा प्लांट डैमेज हो गया और 40 लाख का नुकसान होने की उम्मीद है। इंश्योरेंस क्लेम 27 लाख मिलने की उम्मीद है, और हमारा अप्रूवल हुआ है 30 अगस्त को। तो हमें कैसे दिखाना चाहिए और क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 30 जून को। देखिए, आग लगी है, अगर बिजनेस बंद होने की उम्मीद नहीं है फिर तो नॉर्मली आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा लॉस आफ्टर है और आपको, लेकिन क्योंकि हैवी लॉस है, अगर बिजनेस के हिसाब से हैवी लॉस है, अगर क्योंकि अगर अरबों रुपए का बिजनेस है उसमें 10-15 लाख रुपए तो कोई मैटर ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई छोटा बिजनेस है, उसमें पता चला इन्वेस्टमेंट पूरे बिजनेस में 40-50 लाख है और हैवी लॉस है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बस कि भाई आग लगी है। लेकिन अगर ईयर एंड होता 30 जून को, तो फिर तो ऑलरेडी लॉस हो चुका, तो इसे लॉस से लिखना पड़ेगा, असेट को आपको बुक से हटाना पड़ेगा, लॉस दिखाना पड़ेगा। इन बी लिमिटेड चोरी हो गई 2 लाख की, कैशियर ने चोरी कर दी जनवरी में, पता चला मई में। अब देखो 31 मार्च को चोरी हो चुकी थी, तो इसके अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च, पता बाद में चला, लेकिन हो तो चुकी थी चोरी, तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। द अकाउंट ऑफ द कंपनी अप्रूव नहीं हुए हैं, वेदर द कैश, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे इसे। As per AS for the event occurring after balance sheet date, they provide additional information materially affecting the determination of amount related to condition existed on the balance sheet date। वो एडजस्टिंग इवेंट है, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी जो भी है करो, तो क्योंकि चोरी ऑलरेडी हो चुकी है ना, और हमें पता भी चल गया है अप्रूव से पहले, तो ये लॉस ड्यू टू थेफ्ट आपको लिखना पड़ेगा, एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, अगर 31 मार्च को आपको लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो एडजस्टिंग इवेंट है ना। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यूजुअली प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर द कैरिंग अमाउंट रिसीवेबल शुड बी एडजस्टेड इवन। लेकिन यहां पर यह है कि हमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लिया 31 मार्च को हमारा बहुत पुराना है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको एकदम से कुछ ऐसा हुआ, आग लग गई, चोरी हो गया, उसके घर में दिक्कत आ गई, ऐसा कि बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया अचानक से, पहले कोई सिचुएशन ही नहीं थी, फिर हम नहीं कह सकते
कि ये बैलेंस शीट डेट की सिचुएशन को आगे फर्दर बता रहा, फिर तो वो नई सिचुएशन, फिर वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगा ना कि एडजस्टमेंट। तो क्या है एजम्पशन? कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, अगर नहीं करती थी फिर नहीं कर सकते आप इसको एडजस्ट। The entity could not collect the complete information about the collectibility or receivable because of unreasonable effort and cost was required. मान लिया आपको 31 मार्च को ये पता लगाना कि पैसा मिलेगा या नहीं, बहुत ज्यादा समय खर्चा लगता, तो हमने कहा भैया बाद में देखेंगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अब हमें केवल ये देखने के लिए कि प्रोविजन फॉर बेडर्स बनाए ना बनाए 5-10 हजार खर्च होंगे, हमने क्या जरूरत है, बाद में पता चल जाए। Therefore, he could not estimate the insolvency. तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ये assumptions है कि 31 मार्च को हमें लग रहा था इंसॉल्वेंट होगा या पैसा डूबेगा। However, insolvency caused by major casualty occurring after the balance sheet date is not an adjusting event, जो मैंने बताया आपको। For example, आग लग गई फैक्ट्री में, वो बर्बाद हो गया वो, तो इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बहुत बड़ी चोरी हो गई उसके यहाँ, अब वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो इसे एडजस्ट नहीं कर सकते आप। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड है, बैलेंस शीट डेट पर उसने 50 लाख के डेटर दिखाए हैं। प्रेजेंटेशन हुई है 12 सितंबर को, लेकिन अगस्त में 12.5 लाख रुपए का डेटर इंसॉल्वेंट हो गया और उम्मीद है 60% मिलेगा। तो हमें बताना है क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर हमें 31 मार्च को ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ लग रही थी तो 40% का हम प्रोविजन बना लेंगे। अगर सही लग रहा था, बाद में कोई मेजर कैजुअलिटी हुई है तो नहीं बनाएंगे, नोट डाल देंगे, डिस्क्लोजर डाल देंगे। क्या होगा कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, बिल्कुल फिर तो प्रोविजन बनाएंगे बनाएंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। इन द फर्स्ट केस इंसॉल्वेंसी और डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो आपको लॉस नहीं लिखना है। हाउएवर डिस्क्लोजर आपको बताना पड़ेगा, लेकिन सेकंड केस में पहले से ही पता था, है ना। तो पहले तो अगर पहले से ही पता था तो पहले ही आपको 100% प्रोविजन बनाना था कि भैया आपको लग रहा है कि आपका पैसा डूबने की उम्मीद है, तो 100% बनाना था। लेकिन अगर हमें यहाँ पर बोल रखा है ना, यहाँ 50 लाख होगा ना, इफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बिफोर द देन प्रोविजन शुड बी मेड इन द 50 लाख है ना, 50 लाख का है ना डेटर्स, तो 100% प्रोविजन बनाएंगे ना आप। भाई इंसॉल्वेंसी हो रही है किसी का, है ना। एक मिनट रुको, सॉरी, ये 12.5 लाख रुपए का है। अच्छा पूरे वो है, तो 12.5 लाख का, हाँ फिर तो ठीक है। 12.5 लाख का 40% है। ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लिया 31 मार्च है, आपको पता है कि ये हमारे 12.5 लाख रुपए का डेटर है और इंसॉल्वेंट होने की उम्मीद है। तो आपको क्या करना है, इस दिन तो इस पे 100% प्रोविजन बनाना है 12.5 लाख का, ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो रहा है। अब जब बाद में आपको पता चला कि भैया इससे हमें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हो रही है और 60% मिलेगा, तो आप इसके लिए 40% प्रोविजन बनाओ। अगर 31 मार्च को ही पता है आपको कि भैया इससे 40% मिलेगा या 60% मिलेगा, तो उस हिसाब से प्रोविजन बना लो। कहने का मतलब है 31 मार्च को क्या सिचुएशन, अगर 31 मार्च को ही आपको पता है कि 60% मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन 31 मार्च को ही है, तो फिर ठीक है, आप इसका 40% का प्रोविजन, 5 लाख का प्रोविजन 31 मार्च को बना दोगे, है ना। लेकिन अगर उस दिन आपको कुछ और उम्मीद है, आप कुछ और बनाएंगे, बाद में क्लियरिटी हुई तो चेंज कर लेंगे उसको। कहने का मतलब है एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, अगर उस दिन आपको पता है इंसॉल्वेंट है, उस दिन आप 31 मार्च के हिसाब से, उस दिन की सिचुएशन के हिसाब से प्रोविजन बना लो, 100%, 50%, 80%, 20%। बाद में अप्रूवल से पहले आपको कोई नहीं पता चला, नई सिचुएशन की अब इतना सर्टेन है, मिलने की उम्मीद है, तो उस हिसाब से प्रोविजन को चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है ना। चेंजेस सारी 31 मार्च डेट डालकर ही होती है, क्योंकि पिछले साल ही हम चेंज कर रहे हैं।
डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये तो बाद में हुआ है, उस दिन थोड़ी ना हुआ है। तो डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट और डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में नॉर्मली हम उसको कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं मानते और नहीं करते हैं, देयरफॉर इवेंट डज नॉट रिजल्ट इन द adjustment. Similarly, entity does not update the amount disclosed in the investment. The assumption is that condition the resulting in decline is after the balance sheet date. तो आपको कुछ ना तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है ना ही उसको शो करने की रिक्वायरमेंट। इवेंट अकरिंग आफ्टर अप्रूवल ऑफ अकाउंट, अकाउंट भी अप्रूवल हो गया उसके बाद में कोई है। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड ऑल्सो आफ्टर अप्रूवल ऑफ अकाउंट should be disclosed in डायरेक्टर रिपोर्ट इफ मटेरियल। एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, उसके बाद एक डायरेक्टर की रिपोर्ट आती है। अगर कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है तो उसमें बस डिस्क्लोज किया जा सकता है, वो भी उसमें, अकाउंटिंग में नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो वो भी उसमें। ड्यूरिंग द ईयर it has been found that there was a loss of goods by theft during the year 21 valued at 2,70,000. How would you deal with the account 2021 and 22? तो देखो हमें अगले साल पता चला, इन केस द लॉस अकर्ड ड्यूरिंग द 21 बट वाज डिटेक्टेड ओनली 22, सो देयर वुड बी नो ट्रीटमेंट एंड नो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन 21, वो तो हो चुका सब कुछ। However, as the loss has been detected during the year 22, the full loss of 270 should be treated as a expense of the year और इसे P&L में लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक AS5 है और AS5 हमारा इसी चीज में डील करता है, वो कहता है प्रायर पीरियड आइटम्स को। जैसे कोई चीज है जो हमें पिछले साल में पता नहीं चली और अब जाकर पता चली है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसमें बता रखा है उसे अलग से शो कर दो कि पिछले साल से रिलेटेड आइटम से डालना तो P&L में पड़ेगा ही, लेकिन उसे अलग से आप शो कर दो। ठीक है ना। आप एक अकाउंटेंट हैं डी लिमिटेड के और 31 मार्च ईयर के लिए, ईयर एंड के बाद में आपको क्या पता चल रहा है, अप्रैल में आग लगी है प्रीमाइसिस में और 2 लाख का माल 2 लाख का माल बचा, 10 लाख का माल खराब हो गया, तो ये तो न्यू इवेंट है, बात की नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। डिविडेंड प्रपोज्ड है, ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट द रिप्रेजेंट मटेरियल चेंजेस कमिटमेंट, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फायर तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, वो भी तब जब बिजनेस के हिसाब से अगर लॉस ये काफी बड़ा है, मटेरियल है। There are events which although take place after the balance sheet date are sometimes reflected in financial statement because of statutory requirement, है ना। Dividend proposed or declared by the enterprise after the balance sheet date जो period covered है, thus dividend after the balance sheet date but before approval should be adjusted। यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा बस। तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, बस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आपको आफ्टर द ईयर कि इतना हमारा प्रपोज डिविडेंड है, उसको अंदर तो हम एंट्री तो करेंगे नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड कंटिजेंसी, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड कंटिजेंसी। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, उसकी कॉस्ट, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, ये सबको ध्यान में रखकर आप लगाते हैं। अगर एस्टिमेटेड लाइफ में चेंज हो रहा है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और कंटिजेंसी तो बिल्कुल ही अलग चीज है, दोनों का कंपैरिजन तो होना नहीं चाहिए, दोनों ही चीजें ही अलग हैं बिल्कुल। द फैक्ट that an estimate is involved does not mean the contingency is there.
Estimates are required for determining the amount to be stated in financial statement for many activity of enterprise. For example, life हम depreciation के लिए अंदाजा लगाते हैं और depreciation कोई contingency नहीं है ना, क्योंकि ये तो होता ही होता है, ये कोई uncertain event नहीं है. The estimate of outcome depend on the judgment of the management, while the outcome of contingency depend upon the occurrence or non-occurrence of event. तो एस्टिमेशन तो हमारी इच्छा है ना, हम किस हिसाब से एस्टिमेट करें, हमारे जजमेंट पे डिपेंड करता है. डिस्क्लोजर किस चीज की है? अगर कोई मटेरियल कंटीजेंट लॉस लिखा नहीं है और लगता है कि वो मटेरियल है, नेचर एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट. इफ द एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा. अगर आप लॉस का एस्टिमेशन कर सकते हैं तो बताइए इतना लॉस होने की उम्मीद है. अगर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो बताइए कि लॉस हुआ है बड़ा, लेकिन हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कितना लॉस है, ये आप डिस्क्लोज कर दीजिए. इलस्ट्रेशन नंबर 6. ई लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए डिमांड नोटिस ऑन 15 जून 78 लाख रुपीस का एक्साइज डिपार्टमेंट से. पिछले कई सालों के लिए हमारे पास 78 लाख का नोटिस आया. ठीक है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अगस्त में अप्रूव हुई. इन जुलाई कंपनी ने अपील करी है अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 62 लाख. इसका मतलब 78 लाख में से 62 लाख के अगेंस्ट में अपील करी है. इसका मतलब बाकी की 16 लाख को तो इन्होंने एज्यूम कर लिया, बैलेंस इन्होंने डिपॉजिट करा दिया है, और इन्हें ये लग रहा है कि ये जो 62 लाख का हमने केस करा है ये कम होकर 27 लाख हो जाएगा बस. तो हमें क्या करना चाहिए भैया? जो पेमेंट कर दिया वो तो आप मान चुके, और ये पिछले सालों की है डिमांड, तो एग्जिस्ट तो होती थी सिचुएशन पिछले सालों में. तो आपने जो मान लिया वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और जो आपको लग रहा है 27 लाख का रिजल्ट आएगा तो ये भी आपको प्रोविजन बनाना. द डिमांड नोटिस जो रिसीव्ड हुआ है पिछले सालों का है ना. तो बट फॉर विच कंडीशन और सिचुएशन, सो कंटीजेंट लॉस है, और क्लेम 78 में से 16 लाख का तो आपने दे ही दिया, 27 लाख का और उम्मीद है, तो टोटल 43 लाख रुपीस आपको P&L में डालने पड़ेंगे. और डिस्क्लोजर भी लिखना पड़ेगा कि भैया टोटल 78 लाख की डिमांड है, जिसमें से हमें ये उम्मीद है इसलिए हमने ये लिख दिया है. ये लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 78 लाख आपने इतना प्रोविजन बनाया है, बाकी का नहीं बनाया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि उम्मीद नहीं है देना पड़ेगा. एक लॉस हो गया 5 लाख रुपए का इन ट्रांजिट. हमने इंश्योरेंस कंपनी में केस भी फाइल कर दिया, क्लेम, और इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर दिखा दिया. ऐसे कैसे दिखा दिया? क्लेम करते है ना. और अगले साल इंश्योरेंस कंपनी ने 3,70,000 दिए बस. तो हमें बताना, पहली बात तो ये कंटीजेंट था, है ना. तो आप ऐसे श्योर नहीं थे तो आपने ऐसे 5 लाख का क्लेम तो आप नहीं दिखा सकते, डेटर तो नहीं दिखा सकते, है ना. एक्सपेक्टेड 5 लाख था तो इन्होंने दिखा दिया. हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि हाँ भाई 100% उम्मीद है तो दिखा दिया पिछले साल. लेकिन जब इस साल हमें 370 ही मिले हैं तो 1,30,000 रुपए का लॉस हमें दिखाना पड़ेगा, है ना. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 370 मिले तो लॉस 1,30 का दिखाना पड़ेगा, है ना. तो ऐसे तो ये होता है ना कि जब तक सर्टेन ना हो तो नहीं दिखाना चाहिए. हो सकता है उन्हें 5 लाख का सर्टेन हो कि हमें मिलेगा, अदरवाइज हम सर्टेन नहीं होते हैं तो हमें प्रोविजन पूरा का पूरा नहीं दिखाना चाहिए, है ना. इंश्योरेंस क्लेम जब तक कि अप्रूवल ना आ जाए, तो अप्रूवल नहीं आया और बना दिखा दिया तो गलत है. अप्रूवल आना जरूरी है, क्योंकि भैया इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंसान है, चाहे वो जितने मर्जी वादे कर दे पहले, लेकिन जब उन्हें क्लेम देना होता है तो उनके पेट में बड़ी दर्द होती है. वो बहाने सोचते हैं किस तरीके से इनको रोका जाए. आपने कोई कार खरीद ली, उन्होंने कहा वारंटी है 3 साल तक. अब कोई चीज खराब हो गई, अब आप गए तो उनके पेट में दर्द होगी.
चाहे उन्होंने वारंटी दी है, चीज उनकी खराब निकली है, फिर भी उनके पेट में दर्द होगी। वो सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे कोई कमी निकाले, फिर वो आपका सारा सर्विस का रिकॉर्ड ढूंढेंगे। उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको हर 10,000 किलोमीटर या एक साल में सर्विस करानी है। पता चला एक बार 10,100 किलोमीटर चल गई गाड़ी, क्या जी हमने आपसे कहा था 10,000 किलोमीटर, आपने 10,100 चलाई है, वारंटी। अरे भैया 100 किलोमीटर चल गई तो उससे क्या गाड़ी खराब हो गई क्या? लेकिन उनके पास एक बहाना मिल गया। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेने को तो हाथ भिखारियों की तरह आ जाएंगे, लेकिन जब क्लेम देना होगा तो बहुत ड्रामा करते हैं। तो अगर हमें 100% उम्मीद नहीं है तो हमें उसको पूरा क्लेम नहीं लिखना चाहिए कि मिल जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, have limited entered into a sale deed of its immovable property before end of the year, but registration was done subsequent to the balance sheet date, but before finalization it is possible to recognize the sale and gain. So as per AS4, asset and liability should be adjusted for event occurring after the balance sheet date, but additional event हो जो situation उस दिन exist करती थी। Sale of immovable property was concluded before approval by the board. This is clearly an event occurring after the balance sheet date. Agreement to sell was entered before the balance sheet date. Registration of sale deed simply provide additional information. So adjusting है क्योंकि सेल का प्रोसीजर पहले ही शुरू हो चुका, तो बाद में एग्जिस्टिंग है। तो आपको आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। If the firm has provided guarantee or has obligation arising from bill of exchange, then they should be disclosed in the financial statement by way of note, even if the possibility of loss is remote. देखो आपने बिल डिस्काउंट कराया, अगर जिस जो डेटर है उसने अगर बिल की पेमेंट नहीं करी तो आपको करनी पड़ेगी, तो कंटीजेंट लॉस है ना। लेकिन अभी पता नहीं होगा ये नहीं, तो आपको डिस्क्लोजर करना चाहिए इसका, है ना। ये सब्सटेंशियल लीगल क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, उसे भी कंटीजेंसी मानते हुए आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और लगता है कि कुछ देना पड़ेगा तो उसका प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। If the contingency is common to a large number of similar transactions, the amount of contingency provision may be based on all transactions. For example, amount of bad debts or cost of warranty service, cost of after sale service, etc. आप है ना एलईडी बल्ब बेचते हैं और आपने कह रखा है एक साल में आपका खराब हो जाए वापस आ जाए, तो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है 10% वापस आते, तो वो 10% सेल का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, है ना। Sometimes the event that take place after the balance sheet data are reflected in the financial statement because of statutory requirement, है ना। तो for example, proposed dividend is recommended by the but it is a part of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, पहले तो अलग अंदर दिखाते थे, लेकिन अब क्या है, केवल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आपको डिस्क्लोज ही करना पड़ेगा। In the report of board of directors, disclosure should be made of event occurring after the balance sheet date that represent material changes in the financial position. तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में दिखा दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई जरूरत नहीं है। There is a difference between contingency and liability. Liability is a present obligation arising from the past events. For example, creditor is a liability. The estimate of liability is made on accrual basis. On the other hand, a contingency refer to the situation at the balance sheet date जिसका आउटकम हमें बाद में पता चले। Depreciation of fixed asset contingency नहीं है ना। Voluntary retirement scheme has been offered to the employee on the date of balance sheet. There should be provision of appropriate amount payable to who is expected to earn VRS. तो ये तो उस दिन है तो बनाना ही पड़ेगा। अगर असेट में लॉस हुआ है, आग वगैरह नेचुरल कोई दिक्कत हुई है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो एडजस्टमेंट तो नहीं करनी, लेकिन आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। If the financial statement do not include provision for contingency, it is misleading because it result enhancement of profit. अगर आपको लगता है कि कंटीजेंसी के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा उसको, है ना।
If an excise duty demand is received by the company but is disputed, the decision of appropriate authority is pending. The amount of disputed is a contingency और उसे आपको लिखना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट कह रही है आपको कि आपने हमें टैक्स का पेमेंट करना है, तो उसके लिए जो भी प्रोविजन है वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा AS4 था हमारा, एक ठीक ठाक था, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब हम इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमें काफी हेल्प करता है।